हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की और क्लास 7 की पॉलिटी को करने वाले हैं, और इसके बाद जो है मैं क्लास 8 की भी पॉलिटी को करवा दूंगी। अभी जो है आप लोग क्लास 6 और क्लास 7 की पॉलिटी को देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से ही सारे पॉइंट्स को नोट किया गया है। तो चलिए हम लोग क्लास 6 की जो है पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है क्लास 7 की सारे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। यहाँ पे बताया गया है विविध समाज के बारे में। विविध समाज है क्या, किस प्रकार हम जानेंगे कि ये विविध समाज का रूप है। तो उसमें जो है जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति और संस्कृति में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि विविध समाज का मतलब क्या है कि इनके जो भाषा में है, धर्म में है, संस्कृति में है, विभिन्नताएं तो होती है परंतु विभिन्नताओं के साथ साथ जो है समानताएं भी पाई जाती है। यही जो है एक टैग वर्ड का काम करेगा कि विविध समाज क्या है। तो विविध समाज का मतलब है विभिन्नताएं तो है परंतु विभिन्नताओं के साथ साथ क्या है, समानताएं भी है। तो देखिए विभिन्नताएं और समानताएं, याद रखना कि जिस समाज में विभिन्नता भी हो और समानता भी हो वो क्या है, तो वो एक विविध समाज का स्वरूप है, जिसका जो एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत देश है। तो याद रखना है विविध समाज का मतलब क्या होता है। तो जिस समाज में जो विभिन्नताएं भी हो, विभिन्नता किस प्रकार, तो भाषा के रूप में, धर्म के रूप में, संस्कृति के रूप में विभिन्नता तो है परंतु विभिन्नता के साथ साथ क्या है, समानता भी है। विभिन्नता के साथ साथ क्या है, समानताएं भी है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है विविध समाज वाला देश है। तो याद रखना है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि चीज़ें जो है वीडियो देखते टाइम ही याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विविध समाज का मतलब क्या होता है। जिस समाज में विभिन्नता के साथ साथ समानताएं भी पाई जाती है वो एक विविध समाज का उदाहरण है। उसके बाद इसमें बताया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। इस बुक को जो है पूछा भी गया इस बुक के बारे में एग्जाम में, सीटेट का एग्जाम में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर बनाए होंगे तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसी बुक में जो है ये कॉन्सेप्ट, विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। तो याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी जो बुक में क्या बताया गया है, विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट जो इसी बुक में दिया गया है। विविधता में एकता किस बुक में बताया गया है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और इसके लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लद्दाख, इससे बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है सीटेट में। तो चलिए पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो लद्दाख, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अक्सर हम लोग का दिमाग में आता है कि ऊन तो भेड़ से प्राप्त होगा, तो नहीं, इसमें याद रखना है आप लोगों को कि ये जो पश्मीना ऊन है ये खास तरह का विशेष जो है प्रकार का ऊन है। तो ये किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। और ये जो पश्मीना ऊन वाला बकरी कहाँ मिलता है, तो लद्दाख में मिलता है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीटेट एग्जाम में होता है क्या है कि बार बार जो प्रश्न रिपीटेड हो जाता है। तो यही सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो याद रखना है लद्दाख, लद्दाख में क्या खास तरह का मिलता है, तो पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन का किससे प्राप्त होता है, तो बकरी से प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में स्थित है, तो पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो देखिए लद्दाख में क्या होगा कि ये जो है एक रेगिस्तानी इलाका है, पर बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि लद्दाख है तो वहाँ पर रेगिस्तान कैसे होगा। तो मगर याद रखना है आप लोगों को, लद्दाख जो है एक रेगिस्तानी इलाका है और यह जो है पहाड़ियों में बसा है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लद्दाख में जो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है और कभी कभार बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो लद्दाख से देखिए कितने पॉइंट्स बन गए। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में पश्मीना ऊन वाली जो बकरी है वो मिलती है। तो कहाँ मिलती है, लद्दाख में बकरी जो पश्मीना ऊन देती है, और ये जो खास तरह की ऊन होती है, बहुत ही महंगा ऊन होती है। और जम्मू कश्मीर के किस दिशा में स्थित है लद्दाख, तो पूर्वी दिशा में स्थित है। उसके बाद यहाँ जो है एक रेगिस्तानी इलाका है जो पहाड़ों में बसा हुआ है, यहाँ जो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। देखिए 2-4 पॉइंट्स जो है लद्दाख से बहुत बार जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। उसके बाद हम लोग देखते हैं केरल के बारे में। केरल के बारे में क्या बताया गया है, तो केरल जो है ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम जो एक प्रकार का त्यौहार है, एक तरह का पर्व है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो केरल से ही हुई है। भारत में जो ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, केरल से हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा कि ईसाई धर्म की शुरुआत जो हुई किस राज्य से हुई, तो केरल से। यहाँ की ज़मीन चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ की ज़मीन जो है चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए PDF थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है जिससे मैं आप लोगों को जो है अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ।
और आप लोग जो है सुनिए मेरी आवाज़ को और सुन सुन के याद कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो केरल से क्या याद रखना है कि केरल में जो है एक खास तरह का पर्व मनाया जाता है, वो उस पर्व का नाम क्या है, ओणम। ओणम जो पर्व है वो केरल में मनाया जाता है। और केरल से एक और खास बात है कि ईसाई धर्म की शुरुआत जो भारत देश में हुई वह किस राज्य से हुई, तो केरल से ही जो ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। और यहाँ की ज़मीन खास तरह की फसल उपजाने में उपयोगी है। तो कौन सी खास फसल है, तो चावल उपजाने के लिए यहाँ की जो ज़मीन है अत्यंत उपयोगी होती है। कहाँ की, तो केरल की। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है फनेक। फनेक क्या है, फनेक जो है एक कपड़ा है। फनेक क्या है, एक कपड़ा है। यहाँ जो है मणिपुर की औरतें द्वारा फनेक नामक परिधान पहना जाता है। तो मणिपुर की जो औरतें हैं ये जो फनेक नामक जो है ड्रेस को वेयर करती है। तो कहाँ वेयर किया जाता है फनेक नामक ड्रेस, तो मणिपुर राज्य में। याद रखना है आप लोगों का। और ये जो फनेक नामक परिधान पहना जाता है मणिपुर की औरतों द्वारा, जो विशेष तरह का प्रोग्राम होता है वहाँ पर ये जो है पोशाक पहना जाता है फनेक। तो फनेक याद रखना है कहाँ का परिधान है, तो मणिपुर का। बस आप लोगों को यही चीज़ याद रखना है। उसके बाद केरल के मुस्लिम सौदागर की स्थिति का वर्णन किया गया है तो इब्न बतूता द्वारा। और इब्न बतूता कब आया था, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में आया था। तो केरल में एक मुस्लिम सौदागर की स्थिति का वर्णन किया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक के काल में यह भारत में इनका आगमन हुआ था। उसके बाद ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। और ओणम क्या है, नाव प्रतियोगिता है। नाव, इसमें जो है नाव प्रतियोगिता इस जो त्यौहार में किया जाता है ओणम में। तो याद रखना है कि ओणम क्या है, तो एक नाव प्रतियोगिता है जो केरल में मनाया जाता है। तिब्बत के बारे में क्या बताया गया है, तिब्बत जो है लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। और इसे जो ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और इसे जो है शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या याद रखना है आप लोगों को कि छोटा तिब्बत जो है किसको कहा जाता है, किसको छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख को माना जाता है। और लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो लद्दाख के बहुत सारे नाम हैं, तो क्या क्या है, तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो वो भी लद्दाख को ही कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो संत थॉमस को। सेंट थॉमस जो थे उन्होंने ही जो भारत में ईसाई धर्म को लाया था। तो क्या नाम है उसका, संत थॉमस। और भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि केरल से हुई है। और इसके बाद यहाँ पे एक बुक जो है अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इसी में जो है भारत विविधताओं वाला देश है, विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट इसी बुक में दिया गया है। तो भारत की खोज किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को कि मेघनाथ देसाई जी जो है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। यहाँ पे जो री लग गया है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, मेघनाथ देसाई। अगर पूछ ले कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किस किताब के लेखक कौन है, तो याद रखना है आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया एक और बुक है, द लाइट्स चैंट के लेखक कौन है, तो पाउली सेनगुप्ता। आप लोग बुक अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे समीर 1 और समीर 2 की कहानी को बताया गया है। तो वो कहानी किसने लिखा है, तो पाउली सेनगुप्ता में। और उस बुक का लेखक का क्या नाम है, द लाइट्स चेंज के लेखक कौन है, तो पाउली सेनगुप्ता। और इसी में जो है समीर 1 और समीर 2 की कहानी बताई गई है। और एक बुक है उसको भी याद रखना है, वाई यू आर अनफ्रेंड टू होल्ड माई हैंड के लेखिका कौन है, तो शीला धर है, जो विकलांगता में लिखा गया एक पुस्तक है। विकलांगता में लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, वाई यू आर अनफ्रेंड टू होल्ड माई हैंड के लेखिका कौन है, तो शीला धर है। ये लेखिका जो होती है, लेखिका जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट एग्जाम के लिए। और एक प्रश्न जो है इससे बन ही जाता है, तो याद रखना। उसके बाद जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। तिब्बत का स्थानीय राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, तो केसर सागा। तिब्बत का जो स्थानीय राष्ट्रीय ग्रंथ है उसका नाम क्या है, केसर सागा। उसके बाद यहाँ बताया गया सतत विकास लक्ष्य किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया था। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं वहीं से ये सारे पॉइंट्स नोट की हूँ एनसीईआरटी बुक से। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा होगा रिवीजन करने में। अगर नहीं भी पढ़े हैं बुक तो कोई बात नहीं है, आप लोग इस वीडियो को देख करके ही आप लोगों का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बताया गया है मध्याह्न भोजन के बारे में। देखिए बुक वाला जो यहाँ पे लेखक लेखिका के बारे में बताई, इसको आप लोग जो है वीडियो फिर पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बताया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तमिलनाडु राज्य में। मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में। याद रखना कि तमिलनाडु में ही जो है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई। जो स्कूल में जो दोपहर के समय खाना खिलाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना। और यह जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुई, किस
किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट कब आरंभ हुआ, तो 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। इसके जो डेट को याद रखना है, हो सकता है ये जो प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो है कब आरंभ हुआ, तो 1 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताया गया, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 के बारे में क्या बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग का अधिकार है। तो प्रत्येक आदमी को जो है सार्वजनिक स्थान मतलब मंदिर, मस्जिद, उसके बाद हो गया हॉस्पिटल, ये सारे जो है सार्वजनिक स्थल होते हैं और यहाँ पे आने जाने का अधिकार सबको है। ये बात किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 15 में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15 को याद रखना है आप लोगों को कि अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, तो सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभी आदमी कर सकता है, याद रखना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जन औषधि मेडिकल स्टोर के बारे में। ये क्या है, तो जन औषधि मेडिकल स्टोर जो है केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जेनेरिक नाम वाली दवाइयों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना। तो इसका जो उद्देश्य है जन औषधि मेडिकल स्टोर का, तो इसका क्या है उद्देश्य, तो जेनेरिक नाम वाली जो दवाई होती है इसको जो सस्ते दामों में उपलब्ध करवाना। बस बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है कि सस्ते दामों में जो दवाई उपलब्ध करवाता है उसको क्या कहा जाता है, जो जन औषधि मेडिकल स्टोर। इसी से जो है सस्ते दाम वाली जो दवाई हम लोग को मिलती है और ये जो है केंद्रीय सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है भारत विश्व में दवाई जो निर्माण करती है, भारत विश्व में दवाई निर्मित करने वाले देश में कितनेवें स्थान में आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर में जो भारत का नंबर है जो विश्व में दवाई निर्माण करने में इसका जो स्थान है तो थर्ड है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ बताया गया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। संविधान की किस हिस्से में यह घोषणा की गई है, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड प्रश्न हो जाते हैं, कभी कभार जो है पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य होता है। यह कहाँ बताया गया है संविधान के, तो नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख धर्मों की संख्या कितनी है, तो इसको याद रखना है कि विश्व में जो प्रमुख धर्म की संख्या वो 8 है। 8 प्रकार के मुख्य रूप से जो विश्व में धर्म पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वकील बनने के लिए कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे और ये जो थे महार जाति में इनका जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बेसिक जानकारी थी, याद रखना है आप लोगों को कि ये जो वकील की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे और इनका जन्म जो हुआ महार जाति में हुआ और बाद में इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है कि नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। देखिए राज्य का प्रथम नागरिक यहाँ पे बताया गया है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो वो भी राज्यपाल ही होता है। ये सब बेसिक जानकारी कभी कभार इसी प्रश्न बन जाते हैं, तो याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। अब देखिए यहाँ पे राज सुंदरी देवी के बारे में बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज सुंदरी देवी, इससे प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से। राज सुंदरी देवी जो है वो अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है और ये जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया थी जिन्होंने जो है किताब लिखी है आत्मकथा। तो राज सुंदरी देवी जो है अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है, जिन्होंने जो है आत्मकथा पहली बार लिखी, जो फर्स्ट लेडी थी, जो फर्स्ट महिला थी जो क्या आत्मकथा लिखी है और उसका नाम क्या है, अमर जीवन नामक आत्मकथा। याद रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है जिन्होंने आत्मकथा पहली बार लिखी थी, इसलिए जो पहला बार अगर कोई काम होता है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज सुंदरी देवी को याद रखना है कि इन्होंने जो अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी है और ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया है जिन्होंने आत्मकथा पहली बार लिखी है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है राज सुंदरी देवी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, तो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो कैसे पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से ही जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो तिब्बत जो है बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते से। तिब्बत का ग्रंथ है वो क्या है, केसर सागा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, केसर सागा। याद रखना कि तिब्बत का ग्रंथ का नाम क्या है, केसर सागा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। पश्मीना ऊन कहाँ मिलता है, तो लद्दाख में मिलता है, कश्मीर में पाए जाते हैं और ये जो बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो मिलती है बकरी से मिलती है, कहाँ से मिलती है, बकरी से मिलती है पश्मीना ऊन और काफ़ी महंगी ऊन होती है और कश्मीर में पाए जाते हैं। केरल जो है अरबी एवं यहूदी सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे। केरल में ही जो है अरबी और यहूदी जो है सबसे पहले किसके लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। और केरल का जो ज़मीन है वो चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है और यहाँ पर ओणम त्यौहार मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं।
दलित का मतलब क्या होता है, बताना है आप लोगों को कि दलित का मतलब क्या होता है। तो दलित का मतलब होता है कुचला गया या दबाया गया, जो समाज में जो भी जो कुचला जाता है, दबाया जाता है, वही क्या कहलाता है, दलित। दलित शब्द का यही अर्थ होता है कि कुचला गया या दबाया गया। देखिए ये प्रश्न जो पूछा भी गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मिल जाएगा कि दलित का मतलब क्या होता है, तो कुचला गया या दबाया गया, इस चीज़ को याद रखना है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय पाए जाते हैं। एक जो है धार्मिक न्याय पाया जाता है, दूसरा जो आर्थिक न्याय पाया जाता है, और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय पाया जाता है। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ 3 प्रकार के न्याय पाया जाता है। कौन कौन, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, याद रखना है। फिर जो यहाँ पे एक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 1947 को, 1949 को किया गया है। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, 1949 में। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के बारे में यहाँ बताया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो क्या है, पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह क्या है कि जब हम किसी के बारे में जो पहले से कोई राय बना लेते हैं, पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसको अपने दिमाग में क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, वो क्या है, पूर्वाग्रह है। और रूढ़िवादिता क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं कि रूढ़िवादिता क्या है। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, वो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। तो पूर्वाग्रह है जो पहले से किसी के बारे में राय बना लेते हैं और हम उसी के रूप में जानने लगते हैं, तो वही है पूर्वाग्रह। और रूढ़िवादिता क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही छवि में बांध लेते हैं और उसके बारे में जो पक्की धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति वही है, तो वही क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो ये भी जो है पॉइंट बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। आप लोग याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ और 29वां राज्य बना। कौन, तो तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो कब, तो 30 अक्टूबर 2019 को यह बांटा गया था। अमेरिका में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो 1920 में मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि अमेरिका में जो है वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो 1920 में मिला। 1920 में मिला अमेरिका में वोट देने का अधिकार किसको, तो महिलाओं को, याद रखना है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं जो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक हैं। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1921 को। इसका संबंध भोट सिंह था, भोट सिंह जो इसका संबंध था किसका, यंग इंडिया पत्रिका का। और इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी इसके लेखक है। और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1928 में। इसको भी याद रखना है। अमेरिका में कब प्राप्त हुआ महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो 1920 में। और इंग्लैंड में कब हुआ, तो 1928 में। इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ पंचायत के बारे में बताया गया है। तो पंचायत क्या है, एक पंचायत कई वार्डों में बटे जो होते हैं, एक पंचायत जो है कई वार्डों में बटे होते हैं। 5 साल के लिए इसका गठन होता है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पंचायत के स्तर कितने होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया पटवारी के बारे में। तो पटवारी क्या होता है, याद रखना है आप लोगों को, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। पटवारी का काम क्या है कि किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। और उसके बाद है जो नापने के लिए जिस जंजीर का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। इसको याद रखना है कि जिस जंजीर का जो उपयोग करते हैं ज़मीन को मापने के लिए पटवारी लोग, उसको क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। पटवारी के काम आप लोग देख लीजिए कि पटवारी का काम क्या होता है कि ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना। और जो जिस जंजीर से वो लोग जमीन नापता है उसको क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोग जो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, वीडियो देखते टाइम ये चीज़ें याद हो जाएगी। एग्जाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और 7 की पॉलिटी को करने वाले हैं, जो एक मैराथन क्लास है जिसमें जो हम लोग सारे चैप्टर्स को करने वाले हैं। और पहला चैप्टर का नाम है समानता। इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर 2 को करेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसी तरह जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को आज हम लोग करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। इससे पहले जो है मैं क्लास 6 की पॉलिटी की जो है सारे चैप्टर को करवा चुकी हूँ, आप लोग को बेनिफिट होगा। यही सारे नोट्स पढ़ के जो मेरा सीटेट क्वालिफाई हुआ है, और ये सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी बुक से ही नोट किया गया है। तो अगर आप लोगों को हेल्प करेगी तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, समय बहुत कम है। चैप्टर का नाम है समानता। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान है। समानता को जो है स्थापित मतलब अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ मुख्य जो प्रावधान स्थित है तो चलिए हम लोग कुछ प्रावधान को देखते हैं, क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। कानून की दृष्टि में जो है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार जो है समान होता है। यह जो है मुख्य प्रावधान है समानता के लिए।
दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको पेडागोगी वाले प्रश्न जब पूछे जाएंगे सीटेट एग्जाम में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, इसको रट नहीं सकते हैं आप लोग, इसको समझ समझ के पढ़िए, तभी आपका जो है पेडागोगी वाले प्रश्न जो है सॉल्व हो पाएंगे। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या क्या है? नंबर 1 है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान, और दूसरा किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश या जन्म स्थान या स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, याद रखना है आप लोगों को। देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बताया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है और चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी वंश से हो या जन्मस्थान या स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है संविधान में, तो आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला प्रश्न जो है पूछा गया है। मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में हुआ। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 महीने में जो है आरंभ कर देने का आदेश दिया था, कि 2001 में जो उच्च न्यायालय है सभी राज्यों को, प्रत्येक राज्य को जो 6 महीने के अंदर में ही ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ये शुरू करने का आदेश दिया गया था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, किस राज्य में, तो वो जो है तमिलनाडु है। और कब जो है 6 महीने के अंदर ही सब राज्यों में आरंभ करने का ऑर्डर दिया गया था। उच्चतम भोजन जो मध्याह्न भोजन जो योजना है ये प्रारंभ होगा तो 2001 में, याद रखना है। कितने महीने के अंतर में, तो 6 महीने के अंतर में। उसके बाद बताया गया है रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स क्या थी, तो रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से मना कर दिया, जिसके कारण विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। तो रोजा पार्क्स कौन थी, तो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स, और 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से ये जो मना कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 में यह आंदोलन काम किया। 1964 में जो यह आंदोलन काम किया, यह सफल हुआ। यह कब हुआ, तो 1964 में, इसी को याद रखना है। यह आंदोलन सफल हुआ और काले गोरे का भेदभाव समाप्त हो गया। इसी आंदोलन के कारण ही काले गोरे का जो भेदभाव समाप्त हो गया, इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसमें आर्टिकल 15 के बारे में कुछ बताया गया है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में क्या बताया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है, आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो क्या इसका मतलब है, आर्टिकल 15 में बस आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है, कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भी नहीं, मूल वंश के आधार पर भी नहीं, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं होगा। तो किसने बताया गया है, आर्टिकल 15 में, इस चीज़ को याद रखना है। और अस्पृश्यता का अंत कब किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 17 में, इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स जो है मैं एनसीईआरटी बुक से ही नोट की हूँ जब मैं स्टेट का तैयारी करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये सब मिला होगा। तो दिव्यांग जो है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो इस अधिनियम में क्या बताया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में, इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 है, इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि दिव्यांगजनों को जो है समान अधिकार प्राप्त है, और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का क्या है, दायित्व है। समाज में जो उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, और इनको जो है समान अधिकार भी प्राप्त है। तो किस अधिनियम के तहत ये सब कहा जा रहा है, तो 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा से सम्मिलित करना भी इसका जो है सरकार का काम है।
तो ये सारे पॉइंट्स जो है पेडागोगी में हेल्प करेगा, पेडागोगी वाले प्रश्न सॉल्व करते टाइम। उसके बाद बताया गया है कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में जो है ढलान बनाए जाने चाहिए। जो दिव्यांगजनों को चढ़ने और उतरने में जो काफ़ी परेशानी होती है, इसी वजह से जो है कानून यह भी कहता है कि जो सार्वजनिक स्थलों में स्कूल, भवन इत्यादि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना जो है सरल हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखना। किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 2016। इस चीज़ को याद रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया गया। क्या बताया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में? तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी मनुष्य के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो इसको याद रखना है कि आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से क्या अशोभनीय और कुछ नहीं है समाज में। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इस चीज़ को याद रखना है, पूछे जाने की संभावना है। मनुष्य नाशवान है। मनुष्य क्या है? नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। ये सारे पॉइंट्स जो थे इस चैप्टर में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग याद रखिएगा, जो सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो है इस बार सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बस जो क्या है आप लोगों को कि किसी जो तरल पदार्थ में जो छन के कोई चीज़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो स्वास्थ्य में किस प्रकार सरकार की भूमिका है, इस चीज़ को इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहले देखते हैं इस चैप्टर में केरल के बारे में बताया गया है। तो केरल के बारे में क्या बताया गया है? 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है कि केरल ने जो है अपने पंचायत को बजट का 40% हिस्सा जो दे दिया है। कब? तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य के पूरे बजट का जो है 40% अपने पंचायत को दे दिया है। किस लिए दिया है? तो स्वास्थ्य में काम करने के लिए दिया गया है 40%। तो आपको बस 40% याद रखना है कि केरल ने जो है अपने राज्य का कितना परसेंट बजट का जो पंचायतों को दिया है, तो 40% याद रखना है इसको। उसके बाद इस चैप्टर में जो है कोस्टा रिका के बारे में बताया गया। तो क्या बताया गया इस चैप्टर में? कोस्टा रिका क्या है? तो कोस्टा रिका जो है मध्य अमेरिका का सबसे जो स्वस्थ देश माना जाता है। तो मध्य अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका, और ये जो कोस्टा रिका देश है सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना कि सबसे स्वस्थ देश के लिस्ट में कौन आता है? तो कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में कोस्टा रिका स्थित है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इसको स्वस्थ देश जो माना गया है? तो इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। इसका जो मुख्य कारण है उसके संविधान में बताया गया है। और क्या बताया गया है? तो सेना नहीं रखा गया है। ये जो है कोस्टा रिका देश, मध्य अमेरिका का जो कोस्टा रिका है, वहाँ पे जो है सेना नहीं रखा गया। सेना में जितना पैसा रखने में खर्चा होता है, तो उसके बदले ये क्या है, उन पैसों को स्वास्थ्य सेवा में लगाया है। स्वास्थ्य सेवा में उन पैसों को लगाया है कोस्टा रिका में। तो सेना नहीं रखा गया है, सेना का जो खर्चा पैसा बचा उसको कहाँ लगाया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में लगाया गया है। ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या इसमें याद रखना है बेसिकली कोस्टा रिका के बारे में? तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा कि कोस्टा रिका क्या है? तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। मध्य अमेरिका का कोस्टा रिका को जो है सबसे स्वस्थ देश माना गया है। और इसका मुख्य कारण इसके संविधान में निहित है। तो क्या निहित है? तो सेना यहाँ जो नहीं रखा गया। सेना के बदले में जो खर्चा है वो कहाँ लगाया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में लगाया गया है। कहाँ? तो कोस्टा रिका में। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखते टाइम ही जो है चीज़ें याद हो जाए, इसी वीडियो में ही याद हो जाए, क्योंकि कंटेंट बहुत है, सबके पास बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, सब पढ़ता भी है पर उसका जो है रिवीजन नहीं करता है और चीज़ों को जो याद नहीं रख पाता है, जिस कारण से जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसलिए बार बार चीज़ों को बोलती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान ही जो चीज़ें याद हो जाए। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, आई होप, कि कोस्टा रिका कहाँ है? तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। इसका कारण जो है कि उन्होंने जो सेना नहीं रखा है, उन्होंने सेना के बदले जो पैसे बचे उसको जो है स्वास्थ्य सेवा में लगाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में बताया गया है संचारणीय बीमारियों के बारे में। तो क्या होती है संचारणीय बीमारियाँ और किस प्रकार ये जो फैलती है? तो संचारणीय बीमारियाँ जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाती है, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में तो ये बीमारी जो है
फैल जाती है तो किस प्रकार फैलती है, तो पानी के द्वारा फैलती है, भोजन के द्वारा फैलती है और हवा के द्वारा फैलती है। तो ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि संचारणीय बीमारियां जो है किस माध्यम से फैलती है, तो पानी के माध्यम से फैलती है, भोजन के माध्यम से फैलती है और हवा के माध्यम से फैलती है। क्या, तो संचारणीय बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो है संचारित हो जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है कांटेक्ट में आने से, पानी के कांटेक्ट में, भोजन के कांटेक्ट में और हवा के कांटेक्ट में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो फैल जाती है कौन, संचारणीय बीमारियां। और संचारणीय बीमारियों के लिस्ट है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसको हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि उस प्रकार के प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं सीटेट एग्जाम में, फिर भी आप लोग को देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है OPD के बारे में। तो OPD क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। OPD है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये जो पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो OPD क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये क्या होता है OPD, तो OPD जो है विशेष प्रकार का वार्ड होता है। वार्ड में जो विशेष वार्ड में भर्ती होने वाले पहले रोगी OPD में जाते हैं। तो OPD क्या है कि विशेष प्रकार का वार्ड है जिसमें भर्ती होने वाले पहले रोगी कहाँ जाते हैं, तो वो OPD में जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। तो क्या याद रखना है इसमें कि OPD का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले, विशेष वार्ड में जो है भर्ती होने से पहले रोगी कहाँ जाता है, पेशेंट कहाँ जाता है, तो OPD में जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर है जेनरिक नाम, दवाइयों के जो जेनरिक नाम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जेनरिक नाम से क्या है कि दवाइयों का रासायनिक नाम। जेनरिक नाम किसको कहा जाता है, कि दवाइयों का जो रासायनिक नाम होता है उसी को कहा जाता है जेनरिक नाम। तो एग्जांपल के लिए एस्पिरिन, जो एस्पिरिन जो है उसका जेनरिक नाम क्या होता है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका जो है रासायनिक नाम होता है। तो जेनरिक नाम आपको बस यही याद रखना है कि जेनरिक नाम से क्या तात्पर्य है। तो जेनरिक नाम होता है दवाइयों का रासायनिक नाम को क्या कहा जाता है, तो जेनरिक नाम कहा जाता है। दवाइयों का रासायनिक नाम को, दवाइयों को रासायनिक नाम क्या होता है, तो जेनरिक। तो एस्पिरिन का जेनरिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस चीज़ को याद रखना। ये सारे पॉइंट्स थे जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटी क्लास 7 की, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिखी थी। मेरा भी सीटेट जो है क्लियर हुआ था। यही सब पॉइंट्स को याद रखना है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा सबका। तो बस ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कि चीज़ें जो है याद हो जाए वीडियो देखते टाइम ही। अगर याद नहीं होता है तो फिर वीडियो को देखिए, फिर चीज़ें जो है एक बार दो बार देखने से चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हालांकि चैप्टर में और सब चीज़ें भी बताई गई है, मैं उतना चीज़ नोट नहीं की थी क्योंकि मुझे जो ये अब चैप्टर नंबर 3 को करती है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य शासन जो है किस प्रकार काम करता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा विधायक कौन होता है। तो सबको विधायक सुना होगा। तो विधायक क्या होता है, विधायक कौन होता है, तो विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संक्षिप्त रूप है। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और जो है सरकार बनाते हैं। तो देखिए विधानसभा के सदस्य को जो है विधायक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MLA कहा जाता है। और MLA जो है उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक संक्षिप्त रूप होता है। और MLA का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा होता है। और फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर या विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार को बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक जो है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बात बोला गया है कि विधायक जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस लाइन को याद रखना है। फिर देखते हैं भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के जो हर राज्य में क्या है, एक विधानसभा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है जिसको मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है जो है विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। फिर क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जो लोग जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री जो है कैसे बन जाते हैं, तो इसको जानते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में, यहाँ पे बताया गया क्या, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसको जान लेना। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं चुनाव के बाद जो है
क्या होता है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना है और वे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा बात बताया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया यहाँ पे कि राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो राज्यपाल। यहाँ पे याद रखना है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ बताया गया है मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो या अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में बताया गया है शब्द संकलन के बारे में। तो निर्वाचन क्षेत्र, तो बस आप लोग इसको याद रखिएगा कि निर्वाचन क्षेत्र किसको कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। उसके बाद है बहुमत। बहुमत मतलब होते हैं, इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारणतः बहुमत भी कहा जाता है। उसके बाद विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उससे जो है अपेक्षा की जाती है कि वह मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएगा। तो ये सारी तो छः कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 3 के। अब हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। देखिए अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन किस प्रकार जो अपना काम करता है, इस चीज़ को लेसन 4 में हम लोग को पढ़ना है। तो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी असमानता है जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ से हम इसी प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को जो दी जाने वाली अलग अलग भूमिका है किस प्रकार है, इस चीज़ को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समाओ जो है द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है, छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर इलाके में जाते थे, सुदूर यात्राओं पर जो है जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माता या बड़े लोग उनका देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर जो आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी वह छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह सभी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में भी काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में होता था जहाँ लड़कों को ही अधिकांशतः जो है काम करना होता था। उसके बाद जो है और लड़कियाँ जो है उनकी मदद करती थी। फिर यहाँ पे प्रश्न को बताया गया है जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं जिसमें कुछ जो है महिलाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट एग्जाम के लिए। उन सब महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो चैप्टर का नाम ही है जैसा देख सकते हैं आप लोग कि औरतों ने बदली दुनिया। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो रुकैया सखावत हुसैन के बारे में बताया गया है, राज सुंदरी के बारे में बताया गया है और एक जो है रमाबाई के बारे में बताया गया है। फिर जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको भी याद रखना है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो शुरू करते हैं।
रमाबाई महिला शिक्षा की यह योद्धा एवं स्वयं कभी ये जो है स्कूल नहीं गई थी। रमाबाई को जो है महिला शिक्षा की योद्धा जो कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कभी स्कूल गई नहीं थी। इन्होंने जो माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीखा था। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दिया गया है और संस्कृत में पढ़ना लिखना ये जो है जानती थी। कौन? तो रमाबाई। रमाबाई एक महिला है जो महिला शिक्षा की एक योद्धा थी। ये जो है महिला शिक्षा के लिए योद्धा के रूप में उभरी और स्वयं जो है कभी ये जो रमाबाई है कभी भी स्कूल नहीं गई। तो कैसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा? तो अपने माता पिता से जो इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इस चीज़ को याद रखना है। फिर क्या बताया गया है कि 1898 में पुणे के पास खेर गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और बुनाई का जो काम सिखाया गया। तो कौन ये जो है मिशन की स्थापना की? तो रमाबाई ने। कब की है? तो 1898 में पुणे के पास जो है खेर गांव में, पुणे के पास एक गांव है खेर गांव में, इन्होंने जो है एक मिशन का जो स्थापना किया और वहाँ पे क्या करवाया जाता था? विधवा स्त्रियों को जो है एवं गरीब स्त्रियों को जो है पढ़ने लिखने और बुनाई छपाई इत्यादि जो कार्य सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। रमाबाई के बारे में ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, आप लोग याद रखिएगा। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो देखते टाइम ये चीज़ें जो है याद हो जाए। तो रमाबाई कौन थी? रमाबाई एक महिला शिक्षा की योद्धा थी और इन्होंने जो कभी स्कूल जो गई नहीं है और अपना जो शिक्षा है इन्होंने माता पिता से ही सीखा और इन्हें जो है पंडिता की उपाधि दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना है कि रमाबाई को जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी और ये जो है संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी। उसके बाद इन्होंने जो पुणे के पास एक खेर गांव में 1898 में एक मिशन की स्थापना की जहाँ पे जो विधवा स्त्रियों एवं गरीब औरतों को पढ़ने लिखने बुनाई कटाई सिखाई जाती थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर देखते हैं आगे एक राजसुंदरी के बारे में। तो राजसुंदरी के बारे में क्या बताया गया है इस चैप्टर में? तो राजसुंदरी 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये जो थी पहली महिला थी जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा लिखी। तो 60 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? तो अमार जीवन। यह जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे जो प्रश्न पूछे गए। तो अमार जीवन जो पुस्तक, अमार जीवन जो आत्मकथा इसकी जो रचयिता है कौन है? तो राजसुंदरी, जो 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा। तो किस भाषा में लिखी? तो बांग्ला भाषा में। याद रखिएगा कि बांग्ला भाषा में लिखी अमार जीवन। यह जो थी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई फर्स्ट जो है आत्मकथा थी। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि राजसुंदरी कौन है? तो राजसुंदरी जो है फर्स्ट महिला है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 60 वर्ष की अवस्था में। और किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में। और पुस्तक का नाम क्या है? तो अमार जीवन। अमार जीवन इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। फिर बताया गया है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रुकैया सखावत हुसैन को। तो रुकैया सखावत हुसैन जो है काफ़ी जो है फेमस महिला थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो है 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी और कहानी का शीर्षक क्या नाम था? तो सुल्ताना का स्वप्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक के लेखिका कौन है? तो रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। उस कहानी का नाम क्या है? सुल्ताना का स्वप्न। कितने वर्ष की आयु में? तो 25 वर्ष की आयु में। तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है रुकैया सखावत हुसैन के बारे में? तो इन्होंने जो 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उल्लेखनीय कहानी लिखी और कहानी का शीर्षक का नाम क्या रखा? तो सुल्ताना का स्वप्न। तो सुल्ताना का स्वप्न शीर्षक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। इस चीज़ को याद रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। तो क्या है वो डेट? तो महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को मनाई जाती है। ये डेट जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ नोट की हूँ। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्या बताया गया है? बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं। ये कब होता है? तो 14 अगस्त को होता है। तो ये दोनों डेट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा कि बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर, बाघा में जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और भाईचारा बंधुत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो कब होता है ये कार्यक्रम? तो 14 अगस्त को। इस चीज़ को याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। और रुकैया सखावत कौन है? तो रुकैया सखावत की जो इन्होंने जो कहानी लिखी है सुल्ताना का स्वप्न, 25 वर्ष की आयु में। इस चीज़ को याद रखना है। फिर जो है एक राजसुंदरी है जो 60 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था अमार जीवन। क्या नाम था? अमार जीवन, जो बांग्ला भाषी है। बांग्ला भाषा में जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और फर्स्ट महिला थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन? तो राजसुंदरी। किसने लिखी? तो राजसुंदरी ने। इस चीज़ को याद रखना। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में। इन सारे महिलाओं, 4 महिलाएं 3 महिलाएं हैं, इन तीनों महिलाओं को याद रखना, एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।